अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। और सबसे पहले हम आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल और आपके अपने प्लेटफॉर्म जेकेस उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। साथ ही आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो बराह करम हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप समझ चुके होंगे, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है टॉपिक। आज का टॉपिक है मरसिया की तारीफ, आगाज व इर्तिका और अज्जाए तरकीबी। यानी आज हम मरसिया पर बात करने वाले हैं। मरसिया किसे कहते हैं, मरसिया की तारीफ करेंगे और मरसिया की कौन कौन से अज्जाए तरकीबी हैं। मरसिया के अज्जाए तरकीबी पर हम आज मुख्तसर बात करने वाले हैं और हम ये भी बात करेंगे कि मरसिया की शुरुआत कहां हुई, आगाज व इर्तिका जो है मरसिया का, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आपसे यही गुजारिश है हर दिन की तरह कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखना जरूर और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करना। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, मरसिया की तारीफ, अज्जाए तरकीबी और आगाज व इर्तिका। टॉपिक पर जाने से पहले हम सबसे पहले यह समझ लेंगे कि मरसिया लफ्ज कहां से आया है। यहां पर लिखा है मरसिया अरबी जुबान के लफ्ज रसा से निकला है। रसा से मतलब जिसके माने हैं मर्दे को रोना, उसकी खूबियां बयान करने के हैं। यानी लफ्ज मरसिया अरबी जुबान के लफ्ज रसा से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी मर्दे की मैयत पर रोना और वहां इजहारी गम का अफसोस करना। यही नज्म होती है मरसिया। यानी मरसिया एक ऐसी नज्म होती है जिसमें किसी के मरने पर इजहारी अफसोस किया जाता है और इजहारी अफसोस करने के साथ साथ उसकी खूबियां बयान की जाती हैं, उसके अवसाफ बयान किए जाते हैं उसकी मैयत पर। तो इस नज्म को हम मरसिया कहते हैं। यहां पर लिखा है यानी मरने वाले को रोना और उसकी खूबियां बयान करना मरसिया कहलाता है। यानी जिस शख्स की मौत हुई है उस शख्स की मौत पर हम इजहार अफसोस करते हैं और इजहार अफसोस करने के साथ साथ हम उसकी खूबियां और उसके अवसाफ बयान करते हैं। ऐसी नज्म को हम मरसिया कहते हैं। समझाया गया है यहां पर तफसील के साथ। यानी मरसिया ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर उसके अवसाफ बयान करके रंज व गम का इजहार किया जाए। मरसिया एक ऐसी नज्म होती है जिसमें किसी शख्स की मौत पर इजहार अफसोस किया जाए, यानी इजहार गम किया जाए और उसके अवसाफ बयान किए जाए, उसकी खूबियां बयान की जाए उसकी मैयत पर। और आगे देखते हैं उर्दू में मरसिया का लफ्ज आम तौर पर मैदानी करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके दीगर रफका की शहादत पर इजहार अफसोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हम देखेंगे उर्दू में मरसिया का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है, अमूमन उर्दू में लफ्ज मरसिया हजरत इमाम हुसैन और उनके जो रफका थे, उनके जो साथी थे जो मैदानी करबला में शहीद हुए थे, उन लोगों के लिए उर्दू में लफ्ज मरसिया इस्तेमाल होता है। गो उर्दू में मरसिया का लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल होता है अहले बैयत के लिए जो मैदानी करबला में शहीद हुए, हजरत इमाम हुसैन के हमरा जो लोग मैदानी करबला में शहीद हुए। हम उर्दू में मरसिया का लफ्ज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल पैदा होता है जो बाकी लोग शहीद होते हैं, अगर आज भी कोई अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है, अगर आज भी कोई इंसान अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है या कोई और शहीद होता है, तो उसके लिए कौन सी नज्म कहेंगे जो नज्म उस पर लिखी जाए, तो उसे क्या कहेंगे। यहां पर लिखा है दीगर लोगों की मौत पर कही जाने वाली मरसिया को हम शख्सी मरसिया कहते हैं। यानी अगर दूसरे शहीदों पर जो लोग अहले बैयत के बगैर बाकी जो लोग शहीद होते हैं या आज भी कोई इंसान शहीद होता है, तो उस की मौत पर जो नज्म कही जाती है उस नज्म को हम शख्सी मरसिया कहते हैं। यानी दूसरे लोगों की मौत पर जो नज्में कही जाती हैं उन नज्मों को हम शख्सी मरसिया कहते हैं। यहां पर लिखा है मरसिया की जो इब्तिदाई हैयत थी
इब्तिदा में जो मरसिए लिखे जाते थे उनकी हैयत क्या थी, वो मुख्तसर हुआ करते थे। इब्तिदाई दौर के मरसिए मुख्तसर हुआ करते थे और उनकी कोई खास शक्ल मुकर्रर नहीं थी, उनकी कोई खास हैयत मुकर्रर नहीं थी। चनाचे उस दौर में मरसिया गजल की तरह लिखी जाती थी, यानी गजल की हैयत मरसिया की भी होती है। जिस तरह हम गजल लिखते हैं उसी तरह मरसिया भी लिखते थे। कभी कुबार मरसिया में 3 मिसरे होते थे, 4 मिसरों पर मरसिया होते थे, 5 मिसरों में या 6 मिसरों के मरसिया भी हुआ करते थे। गर्ज जो इब्तिदाई दौर के मरसिए थे, इब्तिदाई दौर में जो मरसिए लिखे जाते थे वो 3 मिसरों पर मुश्तमिल हुआ करते थे, 4 मिसरों पर, 5 मिसरों पर, यहां तक कि 6 मिसरों पर मरसिए लिखे जाते थे। ये इब्तिदाई दौर के मरसिए हुआ करते थे और वो मुख्तसर हुआ करते थे। और इसके बाद कहते हैं सबसे पहला जो शायर है मिर्जा मोहम्मद रफी उर्दू का सबसे पहला शायर है जिन्होंने मरसिए के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिए के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। यानी मुसद्दस उस नज़म को कहते हैं जिसमें 6 मिसरे होते हैं या एक नज़म में हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, ऐसी नज़म को कहते हैं मुसद्दस। और मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा सबसे पहला शायर है जिन्होंने मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। इस तरह से हम मरसिया का जो कॉन्सेप्ट है, मरसिया की तारीफ समझ चुके हैं। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं मरसिया एक ऐसी नज़म होती है जिसमें किसी शख्स की मौत पर इजहार अफसोस किया जाए और इजहार अफसोस करने के साथ साथ उसकी मौत पर उसके अवसाफ बयान किए जाते हैं, उसकी खूबियां बयान की जाती हैं। उस नज़म को हम मरसिया कहते हैं। मरसिया का जो इब्तिदाई दौर था, इब्तिदाई दौर में मरसिया मुख्तसर हुआ करते थे जिनमें 2, 3, 4, 5 या 6 मिसरे हुआ करते थे। लेकिन मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा सबसे पहला शायर है जिन्होंने मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। अब जाते हैं हम मरसिया के अज्जाई तरकीबी पर। कहते हैं मरसिया के जो अज्जाई तरकीबी हैं, अलग अलग मरसिया के अज्जाई तरकीबी दिए गए हैं। हम एक नजर डालते हैं मरसिया के अज्जाई तरकीबी पर। आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम देखते हैं सबसे पहला पार्ट जो है मरसिया का पार्ट देखते हैं। मरसिया का पहला अज्जाई तरकीबी देखते हैं। सबसे पहला अज्जाई तरकीबी जो है मरसिया का वो है चेहरा। चेहरा है मरसिया का पहला अज्जाई तरकीबी। चेहरा, इसे चेहरा भी कहते हैं, इसे तमहीद भी कहते हैं और इसे हम आगाज भी कह सकते हैं, इसे हम आगाज भी कह सकते हैं। यानी जो मरसिया का पहला पार्ट होता है जिसे हम चेहरा कहते हैं, इसे हम तमहीद भी कह सकते हैं, इसे हम आगाज भी कह सकते हैं, इसे हम चेहरा भी कह सकते हैं। और ये हिस्सा मरसिया का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें शायर मौजू से हटकर कुछ अशआर तमहीद के तौर पर बयान करता है, आगाज के तौर पर बयान करता है। अगर हम देखेंगे इन अशआर का मौजू क्या हो सकता है, इन अशआर का मौजू कभी फितरती मनाजिर हो सकता है, मनाजिर फितरत यानी कुदरत की खूबसूरती बयान कर सकता है शायर, कभी कलम या शायर की खूबसूरती बयान कर सकता है, और कभी कभार शायराना ताली का मतलब शायराना ताली इस्तेमाल हो सकता है। शायराना ताली से मुराद जब शायर अपनी शायरी में खुद अपनी तारीफ करता है या अपनी शायरी की तारीफ करता है तो उसे शायराना ताली, यानी जो मरसिया का इब्तिदाई हिस्सा होता है, तमहीद का हिस्सा होता है, इसमें शायराना ताली भी आ सकता है और कोई भी मौजू इसमें आ सकता है जिसमें फलसफियाना अंदाज में बातें कही जा सकती हैं। ये मरसिया का पहला हिस्सा होता है। अब यहां देखिए, यहां पर क्या लिखा है, मरसिया का इब्तिदाई हिस्सा चेहरा कहलाता है। इस हिस्से में शायर मरसिया की तमहीद बांधता है। ये अशआर मनाजिर फितरत के बयान पर, कभी कलम की तारीफ पर, कभी शायराना ताली के बयान पर और कभी मौजू की मुनासिबत से किसी फलसफियाना मसले पर मबनी होते हैं। यानी कोई भी मौजू इसमें पेश किया जाता है, शायद कोई भी मौजू इसमें पेश कर सकता है। गजल इस मरसिया का जो पहला हिस्सा होता है, तमहीद का हिस्सा होता है, चेहरा होता है, ये मरसिया का पहला हिस्सा था। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा जुज जो है मरसिया का वो है सरापा। सरापा में क्या होता है, सरापा चेहरा के बाद आता है, यानी तमहीद के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है उसे हम सरापा कहते हैं। चेहरा या तमहीद के बाद मरसिया निगार मरसिया के हीरो का खाका बयान करता है जिसे सरापा कहते हैं। ठीक ममदूह
कि खदो खाल कदो कामत शान शौकत को भी सरापा में शामिल किया जाता है। यानी सरापा वाला हिस्सा जो होता है मरसिया का, इसमें हम मरसिया का हीरो हम किसे कहते हैं? जिसके बारे में मरसिया लिखी जाती है, जिस पर हम मरसिया लिखते हैं, उसे मरसिया का हीरो कहते हैं। मरसिया के हीरो का खदो खाल पेश किया जाता है, शक्ल सूरत पेश की जाती है, उसका हुलिया पेश किया जाता है, उसकी शान व शौकत पेश की जाती है, जह वो जलाल पेश की जाती है, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई पेश की जाती है और उसका कद कामत पेश किया जाता है। ये मरसिया का सरापा होता है। मरसिया का जो पहला हिस्सा होता है वो चेहरा होता है, चेहरा के बाद उसकी शक्ल सूरत, होलिया, कदो कामत, उसका जाहो जलाल, शान शौकत पेश की जाती है, जिस हिस्से में उसे हम कहते हैं ये मरसिया का सरापा है। गो मरसिया का दूसरा हिस्सा सरापा है। सरापा में हमने जाना कि सरापा में क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं रुखसत। मरसिया का जो तीसरा जुज है वो है रुखसत। रुखसत में क्या करते हैं? रुखसत में आप देखिए, रुखसत में ये चीज दिखाया जाता है कि जब मरसिया का हीरो अपने अहले खाना से, अपने अजीज व अकारिब से, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से रुखसत लेता है मैदानी जंग में जाने के लिए। यानी जब मरसिया का हीरो मैदानी जंग में जाने के लिए अपने दोस्त, अजीज व अकारिब, रिश्तेदारों, बीवी बच्चे, अहल अयाल से रुखसत लेता है, ये मंजर पेश किया जाता है मरसिया के तीसरे हिस्से में, यानी रुखसत के हिस्से में। यहां पर लिखा है इस हिस्से में जंग के लिए अपने अहले खाना, अजीजों से हीरो रुखसत होने का मंजर जज्बाती अंदाज में बयान करता है। जिस तरीके से हीरो रुखसत लेता है अपने अहले खाना से, अपने अजीज व अकारिब, दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, क्योंकि उसे जाना होता है मैदान जंग में, क्या पता वहां से आए वापस ना आए। मरसिया का सीन ही ऐसा होता है। जब यह हिस्सा पेश किया जाता है मरसिया में, तो मरसिया कुछ जज्बाती होने लगता है। और इसके बाद आमद का हिस्सा होता है। इसका चौथा हिस्सा जो होता है, चौथा अज्जाए तरकीबी, वो है आमद। और आमद में क्या होता है? इस हिस्से में मैदानी जंग में हीरो की आमद का बयान होता है। यहां मरसिया में मजीद जोर पैदा होता है। आमद वाला जो हिस्सा होता है मरसिया का, इसमें हीरो की आमद होती है मैदानी जंग में। जब हीरो आ जाता है, यानी जो शहीद होने वाला है और जिस हीरो की हम बात करते हैं, जिस पर मरसिया लिखा गया है, उसका जिक्र किया जाता है कि वो अब मैदान जंग में जा रहा है। ये मंजर पेश किया जाता है और इस मंजर से यहां से मरसिया में मजीद जोर पैदा हो जाता है और मरसिया मजीद जज्बाती होने लगता है, क्योंकि अब हीरो मैदान जंग में अपने दुश्मन से लड़ने के लिए जाता है। इस हिस्से को हम कहते हैं आमद, यानी अब हीरो की आमद होती है मैदान जंग में। यह मरसिया का चौथा हिस्सा होता है। इसके बाद पांचवें हिस्से पर जाते हैं, यह है रज्ज। इसे हम रज्ज कहते हैं। इस हिस्सों में हीरो अपनी और अपने आबा व अजदाद के औसाफ व कमालात, जुराअत व बहादुरी का इजहार करता है। जब हीरो मैदानी जंग में पहुंच जाता है, उसके सामने उसका दुश्मन होता है, तो सबसे पहले जिस तरह इंट्रोडक्शन होती है ना, इसी तरह हीरो अपने दुश्मन के साथ इंट्रोडक्शन करता है। और इस इंट्रोडक्शन में क्या कहता है हीरो? इस इंट्रोडक्शन में हीरो अपने दुश्मन के सामने अपनी बहादुरी का जिक्र करता है और अपने आबा व अजदाद के औसाफ और कमालात बयान करता है और अपनी बहादुरी और अपनी दिलेरी बयान करता है कि उनके खानदान में कितने बहादुर लोग थे, उन्होंने कितनी लड़ाइयां आज तक लड़ी हैं और कितनी लड़ाइयां उन्होंने आज तक जीती हैं। ये बातें बयान होती हैं अपने दुश्मन के सामने, इसलिए बयान की जाती हैं ताकि दुश्मन कप कपाए, ताकि दुश्मन ज़ीर हो, ताकि दुश्मन थर थराए, हिम्मत हारे दुश्मन। इसलिए हीरो मैदानी जंग में जब जाता है और मैदानी जंग में वो अपने और अपनी वो इस हिस्से में हीरो अपनी औसाफ, अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी बयान करने के साथ साथ अपने आबा व अजदाद, उनके कमालात, उनकी बहादुरी बयान करता है रज्ज के हिस्से में। इसके बाद देखते हैं जो छठा पार्ट है इसका, सिक्स्थ पार्ट जो है मरसिया का, वो है जंग, जिसे हम रज़म भी कहते हैं। और इस हिस्से में क्या होता है? इस हिस्से में हक और बातिल की जंग का मंजर पेश किया जाता है। यहां मरसिया निगार अपने ममदूह की शजाअत, असलाजात, घोड़े वगैरह का फक्रिया बयान करता है। यानी जब जंग का हिस्सा मरसिया में पेश किया जाता है, तो जंग के हिस्से में शायर क्या बयान करता है? इस हिस्से में शायर अपने हीरो की, अपने ममदूह होता है जिसकी तारीफ की जाती है, अपने ममदूह की क्या बयान करता है? उसकी शजाअत,
उसकी बहादुरी, उसकी दलेरी बयान करता है कि वो किस बहादुरी, किस हिम्मत, किस हौसले के साथ जंग लड़ता है अपने दुश्मन के साथ। दूसरी बात, उसके पास कौन कौन से असलाहजात हैं, असलाहजात से मुराद उसके पास कौन से औजार हैं, हथियार कौन कौन से इसके पास, और वो किस घोड़े पर सवार है, उसका घोड़ा किस हद तक कमाल दिखाता है, मैदान जंग में वो किस तरह लड़ता है। ये मंजर पेश किया जाता है रज़्म में, जंग में ये मंजर पेश किया जाता है। और फखरिया अंदाज में शायर इन चीजों का जिक्र करता है, किस हिस्से में, जंग वाले हिस्से में। और अब देखते हैं इसका जो 7वां पार्ट है उसे कहते हैं शहादत का हिस्सा। जो शहादत का हिस्सा है इसमें क्या होता है, ये मरसिया का वो हिस्सा है जिसमें हीरो अपने दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। यहां मरसिया निगार शदीद रंज व गम का ऐसा माहौल पैदा कर देता है कि सौगवारी की कैफियत तारी होती है। यानी शहादत वाला हिस्सा ऐसा होता है जब दुश्मन के साथ हीरो मैदान जंग में लड़ता है और दुश्मन के हाथों हीरो मैदान जंग में शहीद हो जाता है। और इस हिस्से को शायर किस अंदाज में पेश करता है कि शदीद रंज व गम का माहौल पैदा कर देता है और इंसान दुखी हो जाता है जब हीरो मैदान जंग में दुश्मन के हाथों शहीद होता है। यह मंजर पेश किया जाता है शहादत में। इसके बाद जो इसका आखिरी हिस्सा है, और इस आखिरी हिस्से को कहते हैं, इस आखिरी हिस्से को हम बायन कहते हैं। बायन में क्या किया जाता है, बायन में शहादत के बाद जब मैयत अहले खाना और अजीजों के दरमियान आती हैं तो वो गरियावजारी करते हैं। इसी आह व बका को बायन कहते हैं जब मैदानी जंग में दुश्मन के हाथों हीरो शहीद होता है मरसिया में, और फिर उसकी लाश, जब उसकी मैयत उसके घर पहुंच जाती है और उनके घर में चीखो पुकार होती हैं, आहवजारी होती हैं, गरियावजारी होती हैं, हर तरफ मातम का माहौल होता है, अफसुर्दगी का माहौल होता है, मायूसी और उदासी का माहौल होता है, और लोग चीखते चिल्लाते हैं, पुकारते हैं और गरियावजारी करते हैं। इस माहौल को बायन कहते हैं। बायन से मुराद मातम करना, इसलिए मातम करते हैं लोग जब उन हीरो की मैयत उनके घर तक पहुंच जाती है। लोग मैयत को देखकर मातम करते हैं। ये मरसिया का वो हिस्सा है जो काफी हद तक जज्बाती होता है, क्योंकि इसमें लोगों की चीखो पुकार होती है, आहवजारी होती है, और आहवजारी के बाद ये जज्बाती बन जाता है क्योंकि मैयत उनके सामने होती है, शहादत देकर हीरो की लाश उनके सामने है। और कुछ लोगों ने इसका जो और एक जुज ऐड किया है उसे हम कहते हैं दुआ। इस हिस्से में ममदूह के लिए दुआई मगफिरत की जाती है। ये कुछ लोग ऐड करते हैं और कभी कभार नहीं भी ऐड कर सकते। अगर आप चाहो तो आप इसका जो 9वां जुज लिख सकते हो, वो दुआ लिख सकते हो, नहीं भी जरूरी है। अगर आप लिखोगे भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमने मरसिया के अज्जा तरकीब भी मुकम्मल तौर पर जान लिए। अब जाते हैं मरसिया का आगाज व इर्तिका। मरसिया की शुरुआत कहां हुई। यहां पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि उर्दू शायरी की दूसरी असनाफ की तरह मरसिया की इब्तिदा भी दक्कन से हुई। यानी जिस तरह उर्दू की नज़म, गजल, कसीदा, बाकी जो असनाफ हैं सिन्फ़ शायरी की, जिस तरह उनकी शुरुआत कहां से हुई, दक्कन से हुई, बिल्कुल इसी तरह मरसिया की शुरुआत भी दक्कन से ही हुई। और यहां आगे लिखा है कि उर्दू शायर की दीगर असनाफ की तरह मरसिया भी अरबी शायरी अरबी शायरी से बराह रास्त फारसी उर्दू तक पहुंचने वाली सिनफ है। और मरसिया सबसे पहले अरबी जुबान में लिखा गया। मुतम्मिम बिन नवीरा और खनसा अरबी जुबान के अव्वलीन मरसिया निगारों में शामिल है। कहते हैं हस्बे दस्तूर जिस तरह सबसे पहले अरबी में बहुत सारी शायरी असनाफ लिखी गई हैं, इसी तरह अरबी में सबसे पहले मरसिया लिखा गया, इसके बाद फारसी तक पहुंचा और इसके बाद उर्दू तक पहुंचा। कहते हैं अरबी में अगर हम देखेंगे, अरबी में सबसे पहले जिन लोगों ने मरसिया लिखे वो है मुतम्मिम बिन नवीरा, एक शायर है मुतम्मिम बिन नवीरा, और खनसा दूसरा शायर है। ये मरसिया के अव्वलीन मरसिया निगार माने जाते हैं। फारसी अरबी के पहले मरसिया निगारों में शामिल होते हैं मुतम्मिम बिन नवीरा और खनसा। इसके बाद हम देखते हैं उर्दू की बात करते हैं। अगर हम देखेंगे उर्दू में मरसिया की जो दागबिल कहां से शुरू हुई, ये दक्कन के आदिल शाही हुकूमत से हुई और कुतुब शाही और निजाम शाही हुकूमत में ये परवान चढ़ी। कहते हैं इसकी शुरुआत आदिल शाही की दौर हुकूमत में हुई और इन्होंने मरसिया ने तरक्की करते करते कुतुब शाही के दौर में, निजाम शाही के दौर में मरसिया अपने अरूज पर पहुंची।
अब यहां क्या लिखते हैं नसीरुद्दीन हाशमी, आप देखिए नसीरुद्दीन हाशमी फरमाते हैं नवसर हारे के मुसन्निफ अशफ बियाबानी उर्दू का पहला मरसिया गो शायर करार देते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी अशफ बियाबानी को मरसिया का पहला मरसिया गो शायर करार देता है, नसीरुद्दीन हाशमी। इसके बाद डॉक्टर रशीद मौसूई की तहकीक के मुताबिक मरसिया के अव्वली नकुश मुल्ला वजी और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के यहां मिलते हैं। डॉक्टर रशीद मौसूई फरमाते हैं कि मरसिया की जो बुनियाद है वो मुल्ला वजी और कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी बुनियाद डाली है उर्दू में। और आगे देखते हैं, अगर हम जाएंगे शुमाली हिंदुस्तान में, देखते हैं शुमाली हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत पड़ी 12वीं सदी हिजरी में मरसिया की शुरुआत हुई उर्दू में। शुमाली हिंदुस्तान की बात करते हैं, और अगर हम देखेंगे शुमाली हिंदुस्तान के जो अव्वलीन शायर हैं जिन्होंने शायरी की है, उनमें सबसे पहला नाम है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने मरसिया को कमाल और अरूज बख्शा। इसके बाद मिस्कीन, हजीन, गमगीन और मोहम्मद तकी, नईम अली कुली, नदीम, गदा, मेहरबान, आजिज, मुहिब, जाफर अली हसरत, अहद और सोफी और सिकंदर का शुमार शुमाली हिंदुस्तान के अवलीन मरसिया निगारों में शामिल होता है। इसके बाद देखते हैं, यहां पर लिखा है जमीर और खलीक की तख्लीक, यानी जमीर और खलीक ऐसे दो शायर हैं जिन्होंने मरसिया के लिए बहुत हद तक काफी काम किया है। इसको अरूज बख्शने के लिए, इसको कमाल बख्शने के लिए, इसकी बुनियाद डाली, इसके लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए। कहते हैं जमीर और खलीक के लगाए हुए शजर की आबपाशी और आबियारी के सबसे बड़े शायर मीर अनीस और दबीर ने की, यानी मीर अनीस और मिर्जा सलामत अली दबीर ने मरसिया को अरूज बख्शने के लिए काफी हद तक मेहनत की, इसे अरूज बख्शा। और इन दोनों हजरात ने फन मरसिया गोई को बुलंदी की इंतहा पर पहुंचा दिया, जहां तक दूसरी सिंहों का पहुंचना मुश्किल हो गया। यानी सलामत अली दबीर और अनीस ने मरसिया के लिए काफी हद तक काम किया और मरसिया को कमाल और अरूज बख्शा, और इतना अरूज बख्शा जहां दूसरी शायरी सिंहों का पहुंचना मुश्किल था। इस तरह से हमने मरसिया का जो नोट मुकम्मल आप तक पहुंचा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मरसिया से मुताल्लिक, और मुझे उम्मीद है कि आप इस नोट को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। आज की वीडियो में हम आपसे यहीं पर विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर, शुक्रिया।